हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली। कितनी क्लासेस कर ली? 3 क्लासेस कर लिए, जिसमें से हम लोगों ने पहली क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना था। उसके बाद में हमने एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था, बायोलॉजी से ही रिलेटेड एक चैप्टर था जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कहा था इस चैप्टर को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ना। ये चैप्टर पूरी साइंस का बैकबोन है। क्या है? पूरी साइंस का बैकबोन है। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोग ज्यादा वक्त बर्बाद ना करेंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो ना कि ये चैप्टर्स पूरी बायोलॉजी का बैकबोन है। तो हमने कहा कि इसमें हम इस चैप्टर के अंतर्गत चीजों को जोड़ना सीख रहे थे कि अगर हाइड्रो होगा तो भैया ने बताया पानी होगा, अगर हाइग्रो होगा तो भैया ने बताया जी आर्द्रता होगी, अगर जीरो होगा तो सूखा होगी, अगर कार्डियो होगा तो हृदय होगा, अगर ऑर्निथो होगा तो पक्षी होगा, अगर ऑर्निथो होगा तो पक्षी होगा, अगर लैक्ट होगा तो दूध और दही होगा, अगर हिपैट होगा तो यकृत होगा। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग चीजों को जोड़ना स्टार्ट समझ रहे थे कि किस चीज का किस से संबंध है। और यही चैप्टर हमारा आगे चलकर बहुत बेनिफिट्स देगा। हर चैप्टर्स में इसका कहीं ना कहीं आपको रोल दिखाई देगा। तो 2 टर्मिनोलॉजी के क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए। हम लोग आज उसी चैप्टर्स की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम सब लोग, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को करते हैं। और कंटिन्यू क्लास को आप लोग करते रहिएगा। और क्लासों का रिस्पांस जिस तरीके का मिल रहा है, सच में काबिले तारीफ है। सच में काबिले तारीफ है। हर क्लास में बहुत अच्छा वॉचिंग भी जा रही है, लाइक्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, और कमेंट सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये कि टीचर्स के लिए मोटिवेशन से कम नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे हमने आप लोगों को छोड़ा था। अब हम लोग नंबर्स आप लोग देख लेना कौन सा नंबर है। अब हम लोग आज नए कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रायो। क्या नाम है बेटा? क्रायो। हमने कहा जहां कहीं भी मुझे क्रायो लिखा मिल जाएगा, हम तुरंत समझ जाएंगे इसका संबंध क्या होता है। क्रायो, हमने कहा क्रायो बोले तो अति न्यून तापमान। अति न्यून तापमान, ये जो कुछ भी होगा क्रायो, क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान। यानी कि अति न्यून तापमान में काम करने वाला यंत्र होगा जो भी होगा क्रायो। क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में कहें तो हम लोग कहेंगे वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो हम लोग कहेंगे वेरी लो टेम्परेचर। क्या कहेंगे बेटा? वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर। तो जहां जहां क्रायो वहां वहां वेरी लो टेम्परेचर, जहां जहां क्रायो वहां वहां वेरी लो टेम्परेचर। चलो आओ इस पे बात करते हैं, क्रायो से जुड़ी हुई बातें करते हैं। हमने कहा अगर लिख के आ गया क्रायोजेनिक्स। क्या? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स। देखो, अब अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बताओ भैया ये क्रायोजेनिक्स क्या होता है, तो देखो एक वर्ड तो हमें मिल गया क्रायो। जो हमें खोजना था वो तो हमें साफ साफ दिख गया। जो हमें खोजना था बेटा वो हमें साफ साफ दिख गया। वो हमें साफ साफ दिख गया, जो चीज हमें सच में जाननी थी कि भैया ने बताया क्रायो। तो अब भगवान का दिया ये जो कुछ भी होगा ये अति न्यून तापमान होगा। क्रायो लग गया तो हमें इतना पता चल गया कि ये जो भी होगा अति न्यून तापमान होगा। तो देखो क्रायोजेनिक्स एक प्रकार का इंजन होता है जो अति न्यून तापमान में काम करता है। जो अति न्यून तापमान में काम करने वाला इंजन है। अति न्यून, अति न्यून, अति न्यून, अति न्यून तापमान, अति न्यून तापमान में कार्य करता है। कौन? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है? अति न्यून तापमान में काम करने वाला एक प्रकार का इंजन है। कौन? अति न्यून तापमान में क्रायो। अब चलो, अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहीं पे हम लोग इसी क्रम में हम लोग आगे जानेंगे। आगे क्या जानेंगे बेटा? आगे हम लोग
अति न्यून तापमान का मतलब है, अति न्यून तापमान का मतलब क्या होता है, अति न्यून तापमान का मतलब होता है क्रायो। और हमने कहा क्रायो का मतलब हो गया, क्रायो का मतलब क्या हो गया कि अति न्यून तापमान में काम करने वाला एक प्रकार का क्रायोजेनिक्स, एक प्रकार का क्या है, इंजन है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा और क्या जानते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना कि चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान थर्ड कौन, चंद्रयान, चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ था बेटा, 14 जुलाई, 14 जुलाई कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ था, बोलो 14 जुलाई 2023 को। कब, 14 जुलाई 2023 को। अब ये चंद्रयान थर्ड जब लॉन्च किया गया, जब लॉन्च किया गया तो आप मुझे बताओ कि चंद्रयान थर्ड जब बनाया गया तो उसका नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम था बेटा एलवीएम, एलवीएम थर्ड M4। एलवीएम उस रॉकेट्स का नाम था, उस रॉकेट्स का नाम था बेटा एलवीएम थर्ड M4। क्या नाम था, उस रॉकेट्स का नाम था एलवीएम थर्ड M4। ये रॉकेट्स का नाम था, ये रॉकेट्स का नाम था, किसका नाम था बेटा, रॉकेट्स का नाम था। अब यहीं पे हम लोगों ने इसको और भी कुछ नाम दे दिया था, इसी को हमने कहा था, इसी को हमने कहा था बाहुबली। बाहुबली फिल्म याद है ना सभी को, कितनी चली थी बाहुबली फिल्म। तो एलबीएम थर्ड M4 ये रॉकेट्स का नाम था। हमने कहा चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। अब जो हमारे काम की चीज है, जो सच में मेरे काम की चीज है, वो कौन सी चीज है बेटा, वो क्या है, आओ चलो उस पे बात करते हैं, उस पे बात करते हैं। अब हमने कहा बेटा, अब हमने कहा कि जो ये एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट लॉन्च की गई, जिसका नाम चंद्रयान थर्ड है, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, इसी का एक दूसरा नाम बाहुबली भी रखा था। अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि इसमें जो इंजन लगा था, इसके अंतर्गत जो इंजन लगा था, वो इंजन किस प्रकार का इंजन था, इसमें जो इंजन लगा था बेटा वो कैसा इंजन था, तो वो बेटा क्रायोजेनिक्स इंजन था। कैसा इंजन था बेटा, क्रायोजेनिक्स इंजन था। कौन सा इंजन था, क्रायोजेनिक्स इंजन था, क्रायोजेनिक्स इंजन, क्रायोजेनिक्स इंजन। उस इंजन का नाम था C25। क्या नाम था बेटा, C25। क्या नाम था, C25। तो देखो अब हमें पता चल गया चंद्रयान थर्ड में जो इंजन लगाया गया था उसका नाम क्रायोजेनिक्स इंजन था। क्रायोजेनिक्स इंजन कैसा इंजन था, क्रायोजेनिक्स इंजन था। और इसमें इस इंजन का नाम था C25। तो क्रायो का मतलब हो गया, अब ये जो कुछ भी होगा बहुत कम खपत में काम कर रहा होगा। इसकी जो फ्यूल की खर्चा, जो फ्यूल का जो खर्चा होगा ना, वो बहुत कम मात्रा में होगा, क्योंकि एक ऐसा इंजन है, क्रायोजेनिक्स इंजन है। और भैया ने बताया कि जहां जहां क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पे कार्य होगा, वेरी लो टेम्परेचर पे कार्य होगा। तो देखो हमने क्या बताया, हमने कहा कि जहां जहां क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर। हमने कहा क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स क्या है, अति न्यून तापमान में काम करता है। हमने कहा जैसे चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, इस रॉकेट्स का नाम एलवीएम थर्ड M4 था, इस रॉकेट्स का नाम, इसी को हमने बाहुबली भी कहा। और हमने कहा इसके अंदर जो इंजन लगाया गया उस इंजन का नाम था क्रायोजेनिक्स इंजन, यानी कि उसका नाम क्या था, C25। तो बताओ इतनी चीजें समझ आ गई, इतनी चीजें समझ आ गई कि जहां जहां क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान, जहां जहां क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये भी समझ लिया, पूरा का पूरा क्रायो भी समझ लिया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी के आगे का हम लोग पढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा पायरो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पायरो। पायरो क्रायो पढ़ लिया, तो अब हम लोग पायरो पढ़ लेते हैं। पायरो का अर्थ होता है अत्यधिक तापमान। देखो अत्यधिक तापमान, पायरो का मतलब क्या होता है, अत्यधिक तापमान। पायरो का मतलब होता है अत्यधिक तापमान। पायरो का मतलब क्या होता है, अत्यधिक तापमान। तो देखो पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान, यानी कि इसको अगर हम लोग कहें इंग्लिश में तो कहेंगे वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। तो यानी कि ये जो कुछ भी होगा वो वेरी हाई टेम्परेचर्स पे काम करेगा, ये जो कुछ भी होगा वो वेरी हाई टेम्परेचर्स पे काम करेगा। अब जैसे अगर यहीं पे आ जाए, चलो तो पायरो का मतलब क्या हो गया बेटा,
अत्यधिक तापमान यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर्स। चलो आओ इस पे बात हम लोग करते हैं, इस पे बात हम लोग करते हैं। जैसे लिख के आ जाए पायरो, तो पायरो का अर्थ क्या है? अत्यधिक तापमान। क्या है बेटा? अत्यधिक तापमान। अब जैसे अगर आपको लिख दे कि पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो हम बता ले जाएंगे बेटा कि पायरोमीटर से अत्यधिक ताप मापने का यंत्र है। क्या है? अत्यधिक, अत्यधिक तापमान मापने का यंत्र है। क्या है? पायरोमीटर्स क्या होता है? अत्यधिक तापमान मापने का यंत्र होता है। अब यहीं पे अगर लिख के आ जाए, यहीं पे अगर लिख के आ जाए कि पायरेक्स, यहीं पे लिख के आ जाए कि पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच क्या होता है? तो पायरेक्स, तो देखो सब चीज हमें भूलनी है, सिर्फ हमें उस चीज पे ध्यान देना है जहां से हमारा एग्जैक्ट आंसर निकलने वाला है। देखो ये है पायरो, ये है पायरो, सब कुछ भूल रहे हैं। क्या है पायरेक्स, क्या है पायरोमीटर? हमें इतना पता है कि पायरो जहां लिखा है वहां अत्यधिक तापमान, तो पायरेक्स कांच का मतलब ये जो भी होगा ये अत्यधिक तापमान। पायरो, पायरे, पायरो, पायरेक्स, पायरो, पायरेक्स। ठीक है, तो देखो ये पायरेक्स कांच का यूज कहां पे किया जाता है? तो बेटा पायरेक्स कांच का यूज रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कहां किया जाता है बेटा? रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में इसका यूजेस होता है पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच का यूजेस कहां पे होता है? रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में होता है। तो अब हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, और वहां का टेम्परेचर इतना हाई होता है क्योंकि सोडियम जैसे तत्व वहां पे रखे होते हैं, और जहां पे सोडियम जैसा तत्व रखा होगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर हाई होगा। क्योंकि सोडियम को कहां रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम, क्योंकि हवा और पानी में यह क्रिया कर देने वाला तत्व है कौन? सोडियम। तो रासायन विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव वाले तत्व रखे होते हैं, तो हमें पता है वहां पे कौन से कांच लगाए जाते हैं? पायरेक्स कांच। ये पायरेक्स कांच में सहन करने की क्षमता होती है। जब केमिस्ट्री की लैब का टेम्परेचर इतना हाई है तो जाहिर सी बात है वहां पे जो भी कांच लगाए जाएंगे वो बहुत हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखते होंगे। तो पायरेक्स कांच का यूज कहां पे किया जाता है? तो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में इसका यूजेस होता है। कहां पे होता है? रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में इसका यूजेस होता है। क्यों? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है इसमें। अत्यधिक तापमान सहन करने की, अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है किसमें बेटा? पायरेक्स कांच में। पायरेक्स कांच में क्या होती है? अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है किसमें? पायरेक्स कांच में। तो देखो क्रायो पढ़ लिया हमने, कहा क्रायो का अर्थ हो गया, क्रायो का अर्थ क्या है? क्रायो का अर्थ है बेटा कि वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर्स पे काम होगा। जहां क्रायो होगा वो वेरी लो टेम्परेचर्स होगा, और जहां पायरो होगा वो वेरी हाई टेम्परेचर होगा। तो वेरी हाई टेम्परेचर्स और वेरी लो टेम्परेचर्स को हमने याद कर लिया। क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान, क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान, और पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान, पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान। तो अब पायरो से हमें पता चल गया। अब ये कैसे याद हो जाएगा? ये कैसे याद होगा कि पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान? देखो एक छोटे से एग्जांपल्स के, एक छोटे से एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कभी घर से निकल गए खेलने के लिए, बिना खाए पिए हम लोग घर से बाहर चले गए, बाहर चले गए, संडे था, संडे को हम लोग बाहर घूमने चले गए, खेलने चले गए, मैच खेलने चले गए,
और सुबह बिना खाए पिए चले गए और शाम को जब वापस आए तो मम्मी ने देखा कि ये बिना खाए पिए हुआ लड़का निकल गया और सुबह से लेकर शाम तक अभी घर वापसी इसकी नहीं हुई। जब ये आएगा तो इसको बताएंगे। मम्मी बहुत तेज गुस्से में है। हम लोग नहीं कह देते अपनी आम बोलचाल की भाषा में, क्या बात है भाई, आज आपका पारा बहुत बढ़ा हुआ है। तो पारा बढ़ा हुआ है, पारा मतलब पायरो, पारा मतलब पायरो, यानी कि अगर पारा से पायरो रिलेट करेंगे, पारा से पायरो रिलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पायरो का मतलब टेम्परेचर हाई, यानी कि मम्मी बहुत तेज गुस्से में, यानी कि मम्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको डांट लगाएंगे या मारेंगे। तो यानी कि पारा बहुत हाई है, पारा से याद रखेंगे पायरो, और पायरो का मतलब होता है अत्यधिक तापमान। तो ऐसे हमें याद बना रहेगा, ऐसे हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हमें चीजें बहुत अच्छे से याद बनी रहेंगी। चलो ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गया, क्रायो हो गया, पायरो हो गया। ठीक है, आओ चलो इसके बाद में, और इनसे जुड़े हुए पॉइंट देखो, सीधा हमारा मेन मुद्दा क्या है कि पायरो होगा अत्यधिक तापमान होगा, क्रायो होगा अति न्यून तापमान होगा। तो ये दो पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। चलो नेक्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डालते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग कौन सा डालेंगे, हम लोग डालेंगे एंड्रो। क्या, एंड्रो, जहां जहां एंड्रो, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग लिखेंगे एंड्रो, और जहां कहीं भी मुझे एंड्रो लिखा मिलेगा हम तुरंत जान जाएंगे कि इसका संबंध किससे होगा। जहां एंड्रो, वो बेटा जहां एंड्रो, उसका सीधा सा संबंध किससे होगा, मेल से। मेल बोले तो पुरुष, मेल बोले तो पुरुष, पुरुष बोले तो बेटा नर, है ना, नर। तो देखो चाहे मेल बोले, चाहे पुरुष बोले, चाहे नर बोले, तो जहां कहीं भी एंड्रो लिखा होगा हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो कुछ भी होगा ये पुरुष से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, पुरुष से रिलेटेड होगा। अब एंड्रो का मतलब क्या होता है, चलो आइए जानते हैं। इससे जुड़े हुए जितने पॉइंट होंगे उन पॉइंटों पे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भी एंड्रो होगा वो कौन होगा बेटा, पुरुष होगा, नर होगा। नर किसको बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं। अब देखो एक वर्ड लिख के आ गया एंड्रोजन, क्या लिख के आ गया, एंड्रोजन, एंड्रोजन। अब ये वर्ड अगर लिख के आ गया तो हमें इतना पता चल गया कि भैया ने अभी जस्ट बताया, भैया ने अभी जस्ट बताया कि एंड्रो का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। तो अब ये जो कुछ भी होगा बेटा, अब ये जो कुछ भी होगा हमें पता है, ये जो कुछ भी होगा ये क्या है, ये पुरुष है। क्या है, ये पुरुष है। तो एंड्रोजन बेटा क्या है, तो हमने कहा एंड्रोजन बेटा पुरुष का नर जनन अंग है। क्या है बेटा, पुरुष का, पुरुष का, यानी कि पुरुष का कौन सा, पुरुष का न, ये पुरुष में पाया जाने वाला जनन अंग है। ऐसे भी कह सकते हैं पुरुष में पाया जाने वाला जनन अंग है, ऐसे लिख लेंगे पुरुष में, ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, पुरुष में पाया जाने वाला, पुरुष में पाया जाने वाला जनन अंग है, जनन अंग है। एंड्रोजन क्या है बेटा, पुरुष में पाया जाने वाला जनन अंग है, यानी कि पुरुष के अंदर पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स होता है। क्या होता है, पुरुष के अंदर पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसका नाम क्या होता है, एंड्रोजन होता है। क्या होता है, एंड्रोजन होता है। इसी का बेटा दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या, इसी का दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या, इसी का दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन को ही हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन। किसको बोलते हैं, एंड्रोजन को ही हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है, एंड्रोजन का ही दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो देखो जहां जहां एंड्रो वहां वहां मेल, मेल बोले तो पुरुष, पुरुष बोले तो नर। ठीक है, हमने कहा एंड्रोजन लिखा हुआ मिल गया, हमें पता चला एंड्रोजन पुरुष में पाया जाने वाला एक प्रकार का जनन अंग होता है। क्या होता है, पुरुष में पाया जाने वाला एक प्रकार का सेक्स हार्मोन्स है, जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन। चलो यहीं पे और इसमें जुड़ी हुई बातें और इस पे बात करते हैं, इसी एंड्रो पे और भी बातें करते हैं। चलो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंड्रोसियम। क्या, एंड्रोसियम। क्या होता है एंड्रोसियम, चलो इस पे भी बात करते हैं। क्या होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। क्या होता है एंड्रोसियम।
देखो सीधी सी बात है, हमें मिल गया जो हमें खोजना था, वो हमें सीधा सा दिख रहा है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। लिख के आ जाए कि ये एंड्रोसियम क्या है, लिख के अगर आ जाए कि ये एंड्रोसियम क्या है, तो देखो फूल यानी कि पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग होता है। किसमें? पुष्प में पाया जाने वाला, पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग है। पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग है कौन? एंड्रोसियम। जहां जहां एंड्रो वहां वहां पुरुष, वहां वहां पुरुष। तो पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग, नर का मतलब, नर का मतलब बेटा पुरुष, नर का मतलब पुरुष, और पुरुष का मतलब, पुरुष का मतलब बेटा एंड्रो, पुरुष का मतलब एंड्रो। तो देखो एंड्रो से जुड़ी हुई बातें क्या क्या हमने जाना एंड्रो के अंदर। हमने कहा जहां जहां एंड्रो वहां वहां पुरुष, पुरुष बोले तो नर। हमने कहा एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? पुष्प में पाया जाने वाला जनन अंग है, जिसको पुष्प यानी कि पुरुष में पाया जाने वाला जनन अंग है, यानी कि पुरुष के अंदर पाया जाने वाला जनन अंग। जिस कौन सा? सेक्स हार्मोन्स है। हमने कहा उस सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या है? दूसरा नाम इसी एंड्रोजन का क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन है। हमने कहा एंड्रोसियम, हमने कहा पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग है। नर बोले तो पुरुष, पुरुष बोले तो एंड्रो। तो इस तरीके से जहां कहीं बुझी, जहां कहीं भी मुझे एंड्रो लिखा मिलेगा, हम सीधा सा संबंध उसका किससे जोड़ेंगे बेटा? उसका सीधा सा संबंध हम किससे जोड़ेंगे? पुरुष से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? पुरुष से जोड़ेंगे। चलो तो पुरुष से जुड़ी हुई सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग जानेंगे गाइनो। गाइनो नेक्स्ट बोले तो गाइनो। गाइनो का मतलब क्या होता है? चलो आओ जानते हैं गाइनो। गाइनो क्या है? तो जहां जहां गाइनो बेटा वहां वहां महिला, वहां वहां महिला, वहां वहां, जहां जहां गाइनो वहां वहां महिला। महिला बोले तो फीमेल, महिला बोले तो फीमेल, और इसी को हम लोग कह देते हैं नारी। क्या कह देते हैं? नारी। चाहे नारी बोले, चाहे महिला बोले, चाहे फीमेल बोले, है तो सब एक ही ना, है तो सब एक ही। तो जहां कहीं भी मुझे गाइनो लिखा मिलेगा, हम उसका सीधा सा संबंध किससे जोड़ेंगे बेटा? उसका सीधा सा संबंध महिला से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? महिला से जोड़ेंगे। जहां कहीं भी मुझे गाइनो लिखा मिलेगा, हम उसका सीधा सा संबंध किससे जोड़ेंगे? महिला से जोड़ेंगे। आओ चलो इससे जुड़े हुए पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर लिख के आ जाए गाइनोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है बेटा? ये पुष्प का मादा जनन अंग है। क्या है बेटा? ये पुष्प का, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। कौन सा? मादा। ये पुष्प का कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग है। मादा जनन, मादा जनन अंग है। कौन सा? पुष्प का। मादा, मादा बोले तो महिला, मादा बोले तो महिला, और महिला बोले तो बेटा गाइनो। ये है हमारा गाइनो। मादा बोले तो गाइनो, तो ये है हमारा गाइनो। तो देखो हमें पता चल गया ये पुष्प का मादा जनन अंग कौन होता है? महिला होता है। इसी गाइनोसियम को हम लोग हिंदी में कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। गाइनोसियम को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं जायांग। बहुत हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट, उसमें बॉटनी के अंतर्गत पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे। इस एंड्रोसियम को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुमंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और हमने कहा कि इस गाइनोसियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो जहां जहां गाइनो वहां वहां मेल, फीमेल, फीमेल बोले तो नारी। हमने कहा गाइनोसियम, हमने कहा पुष्प, ये पुष्प में मादा जनन अंग होते हैं। ये पुष्प का मादा जनन अंग है। कौन? गाइनोसियम। पुष्प का मादा, मादा मतलब महिला, महिला मतलब गाइनोसियम, गाइनो, गाइनो का मतलब महिला। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर कहीं मुझे एंड्रो लिखा मिलेगा तो हम उसका सीधा सा संबंध पुरुष से जोड़ेंगे। अगर कहीं भी मुझे गाइनो लिखा मिलेगा तो हम उसका सीधा सा संबंध किससे जोड़ेंगे? पुरुष से जोड़ेंगे।
अगर गाइनो मिलेगा तो महिला से और एंड्रो मिलेगा तो पुरुष से। तो ये हमें पता चल गया कि हमने कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। अगर कहीं क्रायो तो अति न्यून तापमान, क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान। अगर कहीं पायरो तो पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान। मम्मी का पारा बढ़ा हुआ, मम्मी का पारा बढ़ा यानी कि पारा पायरो, पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान। और अगर कहीं पे मुझे एंड्रो लिखा मिला तो हम समझ गए इसका संबंध किससे होगा, पुरुष से होगा। अगर कहीं मुझे गाइनो लिखा मिला तो हम समझ गए बेटा कि इसका संबंध किससे होगा, महिला से होगा। देखो हमने पहले भी बताया था कि पढ़ा लिखा होने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता कि हमें नौकरी मिल जाए, हम पढ़े लिखे हैं हमें नौकरी मिल जाए। पढ़ा लिखा होने का मतलब कि सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी पढ़ाई का महत्व दिखना चाहिए, महत्व दिखना चाहिए। समाज के अंदर आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, समाज के अंदर एक आपकी अलग झलक होनी चाहिए। एक अलग झलक कैसे बनेगी, जैसे माना आपके घर में कोई फीमेल बीमार हुई, आपको ले जाना है डॉक्टर्स के पास में। अब डॉक्टर्स के पास ले गए तो हमें पता होना चाहिए कि महिलाओं की डॉक्टर कौन होती हैं, गाइनोलॉजिस्ट। कौन होती है, गाइनोलॉजिस्ट। हमने देखा कि गाइनोलॉजिस्ट की रिसेप्शन नंबर कौन सा है, हम गए किसी से भी ना पूछेंगे, हमें पता है कि गाइनोलॉजिस्ट कौन होती है, महिलाओं की डॉक्टर। गाइनो का मतलब भैया ने बताया महिला, तो गाइनोलॉजिस्ट यानी कि महिलाओं की डॉक्टर। किसकी, महिलाओं की डॉक्टर। हम बिना मीच कर चले जाएंगे, ना किसी से पूछेंगे, ना किसी से कोई बात करेंगे, सीधा गाइनोलॉजिस्ट के रिसेप्शन में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने कहा था कि ये बायोलॉजी आपके जीवन में बहुत चेंजेस लाएगी। हमने ये कहा था कि हम लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम आपको 100% संपूर्ण डॉक्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन 25% आपके जो भी मानव शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हार्ट बीमार होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे, अगर महिला बीमार होगी तो गाइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट के अंदर जांच होगी तो ईसीजी नाम होगा, उसका क्या नाम होगा, ईसीजी नाम होगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे दैनिक जीवन में भी यूजेस में आ रहे हैं। तो देखो 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। पहला पॉइंट हमने आज पढ़ा बेटा कौन सा, हमने कहा कि जहां कहीं भी अगर मुझे लिखा हुआ मिल जाए एंड्रो तो हम समझ जाएंगे उसका संबंध सीधा सा किससे होगा, पुरुष से। जहां कहीं भी मुझे लिखा मिल जाए गाइनो, उसका सीधा सा संबंध किससे होगा, महिला से। जहां कहीं भी मुझे लिखा मिल जाए क्रायो, हमने कहा उसका सीधा सा संबंध किससे होगा, अति न्यून तापमान से, वेरी लो टेम्परेचर से। और जहां कहीं भी मुझे लिखा मिल जाए पायरो, हम समझ जाएंगे इसका सीधा सा संबंध अत्यधिक तापमान से यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर से। चलो तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि जहां गाइनो वहां महिला। गाइनोसियम ये पुष्प का मादा जननांग है और पुष्प का नर जननांग कौन है, एंड्रो। एंड्रो का मतलब पुरुष। ठीक है, चलो आओ अब बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। डालेंगे बेटा राइनो, राइनो, राइनो। राइनो का मतलब क्या होता है, देखो राइनो का मतलब होता है बेटा नाक। नाक बोले तो नोज, नाक बोले तो नोज, नाक बोले तो नोज। तो राइनो का मतलब नाक, नाक बोले तो नोज। अब राइनो से जुड़ी हुई बातें, जैसे एक पॉइंट लिख के आ जाए, राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस। अब आप मुझे बताओ, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स होगी। हमने जस्ट अभी बताया कि राइनो का मतलब क्या होता है, जहां राइनो वहां नाक। तो ये राइनो वायरस लिख के आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि राइनो वायरस क्या होता है, तो हम कुछ सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये जो कुछ भी होगा नाक से रिलेटेड होगा। तो नाक में, हम लोगों की नाक में क्या जुकाम होता है, तो ये जुकाम होने वाला वायरस होता है। जुकाम इसी वायरस की वजह से होता है। नाक में जुकाम, नाक में क्या बताया हमने, नाक में जुकाम में ये सहायक होने वाला, जुकाम में सहायक होने वाला वायरस होता है। जुकाम में सहायक, जुकाम में सहायक सहायक वायरस होता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया। तो देखो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी और ना ही याद आपको करना है, आपको सिर्फ कोरिलेट करना है, जोड़ना है। राइनो है तो नाक है, राइनो वायरस है तो ये राइनो है तो नाक होगा। नाक में क्या होता है बेटा, जुकाम होता है, तो वो किस वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। तो देखो जहां पे जितनी बातें बताने लायक जैसी हैं हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। ये हमारा राइनो से जुड़ा हुआ इतना ही पॉइंट रखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट
बेटा इसके बाद में नेक्स्ट नंबर डालेंगे हम लोग, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर डालेंगे हम लोग सिस्मो। क्या डालेंगे बेटा? सिस्मो। लगाओ हेडिंग सिस्मो। जहां जहां बेटा सिस्मो, जहां कहीं भी मुझे सिस्मो लिखा मिलेगा हम तुरंत समझ जाएंगे इसका संबंध, सिस्मो का संबंध किससे होगा? कंपन से। किससे होगा बेटा? कंपन से। सिस्मो का संबंध किससे होगा? कंपन। कंपन बोले तो वाइब्रेशन, कंपन बोले तो वाइब्रेशन, कंपन बोले तो वाइब्रेशन। तो जहां कहीं भी सिस्मो, उसका सीधा सा संबंध किससे होगा बेटा? उसका सीधा सा संबंध किससे होगा? कंपन से। किससे होगा? कंपन से। चलो अगर लिख के आ जाए कि सिस्मोग्राफ के अंतर्गत क्या मापते हैं? भूकंप मापने की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? देखो एक वर्ड लिख के आ गया, सिस्मोग्राफ। देखो बहुत बार हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो भूकंप मापने की तीव्रता। क्या भूकंप भूकंप मापने की तीव्रता किसके अंतर्गत? भूकंप की तीव्रता ऐसे लिख लेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, ऐसे लिख लेंगे बेटा, ऐसे लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। क्या है बेटा? ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्या है बेटा? ये भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? जिसका नाम क्या है बेटा? सिस्मोग्राफ। क्या नाम है बेटा? सिस्मोग्राफ। ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता मापता है। तो जहां जहां सिस्मो, वहां वहां वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बोले तो कंपन, वाइब्रेशन बोले तो कंपन। तो इस तरीके से बेटा हमने सिस्मो को भी कवर कर लिया। किसको कर लिया? सिस्मो को भी कवर कर लिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी में एक और आगे, सी के आगे और पढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा हिस्टो। जिसका नाम है हिस्टो। क्या नाम है बेटा? हिस्टो। हिस्टो। हिस्टो का मतलब क्या होता है? देखो हिस्टो का मतलब क्या होता है। चलो जहां कहीं भी मुझे हिस्टो लिखा मिलेगा उसका सीधा सा संबंध किससे होगा बेटा? उसका सीधा सा संबंध होगा ऊतक। ऊतक बोले तो टिश्यू से। किससे? ऊतक। ऊतक। ऊतक बोले तो टिश्यू। ऊतक बोले तो टिश्यू। जहां कहीं भी मुझे हिस्टो लिखा मिलेगा उसका सीधा सा संबंध किससे होगा? उसका सीधा सा संबंध किससे होगा बेटा? ऊतक से होगा। ऊतक बोले तो टिश्यू। चलो आओ हिस्टो से जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं ऊतकों का अध्ययन। किसका? ऊतकों का अध्ययन। किसके अंतर्गत? ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन किसके अंतर्गत? ऊतकों का अध्ययन किसके अंतर्गत बेटा? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। स्टडी ऑफ टिश्यू किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो जहां कहीं भी हिस्टो वहां वहां ऊतक, और हिस्टो का मतलब ऊतकों का अध्ययन। कौन सा? ऊतकों का अध्ययन। ठीक है चलो अब मुझे बताना, देखो अब हम अगर आपको चाहें तो हम ये वर्ड मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखाना होगा, ऑप्थेलम। ऑप्थेलम जीरो फतलेमिया, जीरो फतलेमिया, जीरो फतलेमिया, ऑप्थेलम फतलेमिया, ये सारा हमें पहले भी पढ़ा चुके हैं। जीरो फतलेमिया रोग, जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा, जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो हम लोग इस पे वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे बेटा डरमेटो। नेक्स्ट लिखो बेटा डरमेटो। नेक्स्ट लिखो डरमेटो। डरमेटो का मतलब क्या होता है? चलो आओ समझते हैं क्या होता है डरमेटो। कि जहां जहां डरमेटो वहां वहां त्वचा, वहां वहां त्वचा, वहां वहां त्वचा, वही त्वचा यानी कि जिसको हम लोग स्किन्स बोलते हैं। जहां जहां डरमेटो वहां वहां त्वचा। अब हमें पता चल गया कि डरमेटो का संबंध किससे होता है? त्वचा से होता है। किससे होता है? त्वचा से होता है। डरमेटो का संबंध किससे होता है? त्वचा से होता है। तो अगर आप लिख के आ जाए, अब लिख के आ जाए कि डरमेटोलॉजिस्ट, देखो डरमेटोलॉजिस्ट, डरमेटोलॉजिस्ट। तो अब बताओ डरमेटोलॉजिस्ट, कोई समझने वाली बात है? ये मिल गया मुझे डरमेटो, इतना मुझे मिल गया डरमेटो। अब हमें कुछ नहीं याद करना है,
डर्मेटो मिल गया, हमें पता चल गया कि ये जो कुछ भी होगा स्किन से रिलेटेड। डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? चर्म रोग विशेषज्ञ को। किसको? चर्म रोग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर्स को, यानी कि जो स्किन का डॉक्टर होता है चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटो। तो यानी कि जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। आओ चलो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं स्किन पे। थोड़ी सी बात हम लोग किस पे कर लेते हैं? स्किन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात थोड़ी सी स्किन की स्टार्ट हुई है तो देखो, स्किन हमारी एक तरीके से बॉडी का सेंस ऑर्गन्स है। क्या है? एक तरीके से सेंस ऑर्गन्स है। तो हम सेंस ऑर्गन्स जब आपको पढ़ाएंगे ना बेटा, तो वहां पे आपको त्वचा के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल में आप जो यहां से जुड़े हुए एक दो पॉइंट आप लोग याद कर लो, ताकि आपको पता तो चल जाएगा कि स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स कौन होता है? यही हमारा त्वचा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं शरीर का हरफनमौला अंग। क्या कहते हैं? शरीर का हरफनमौला अंग। क्या कहते हैं? इसी स्किन को हम लोग कहते हैं शरीर का हरफनमौला अंग। क्या कहते हैं? हरफनमौला अंग कहते हैं। शरीर का हरफनमौला अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग। ये सारे पॉइंट्स किससे जुड़े हुए हैं? त्वचा से। त्वचा का काम क्या होता है? टेम्परेचर को पर नियंत्रण बनाए रखना। त्वचा में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, इपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इन पे हम बातें करेंगे। त्वचा को हम बहुत अच्छे लेवल पे समझाएंगे। जब हम सेंस ऑर्गन्स आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे एक एक पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। आओ थोड़ा सा इस पे जान लेते हैं। आप लोग बताना मुझे कि हरफनमौला का अर्थ क्या होता है? देखो, हरफनमौला का अर्थ होता है स्थिति को बदलना। किसका? स्थिति बदलना। स्थिति बदलना यानी कि स्थिति बदलना यानी कि रंग बदलना। स्थिति बदलना यानी कि रंग बदलना। ठीक है, रंग बदलना, स्थिति बदलना यानी कि रंग बदलना। तो देखो कैसे इसको याद कर लेंगे? कैसे इसको याद कर लेंगे? आइए समझते हैं कैसे इसको याद कर लेंगे। देखो, हरफनमौला का मतलब होता है स्थिति बदल देना, रंग को बदल देना। देखो, इंडिया वर्ल्ड कप का मैच हारने वाली थी, सबको पता है इंडिया वर्ल्ड कप मैच हार चुकी थी, लेकिन अंत में बुमराह जैसे बॉलर, हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर, अर्शदीप जैसे बॉलर्स ने मैच की स्थिति को बदल दिया। 17 ओवर तक कोई नहीं कहता था कि इंडिया मैच जीतने वाली है। इंडिया मैच हार चुकी थी। क्लासन जैसा बल्लेबाज खड़ा था जो मैच को एकदम एक तरफा कर रखा था उसने, लेकिन अंत में सूर्या की कैच, जैसे ही डेविड मिलर की कैच सूर्या ने पकड़ी तो मैच का रुख बदल गया, मैच की स्थिति बदल गई। यानी कि इंडिया मैच हार चुकी थी और हार को उसने सूर्या की कैच ने काहे में तब्दील कर दिया? जीत में तब्दील कर दिया। यानी कि हार को जीत में, यानी कि अगर हार जाती तो देश में अंधेरा हो जाता, लेकिन जीत गई तो देश में क्या हो गया? उजेला हो गया, यानी कि रंग बदल गया। हार को उजेले में परिवर्तित कर दिया। तो यानी कि उस प्रदर्शन के सूर्या को क्या कहा जाएगा? हरफनमौला प्रदर्शन कर दिया, यानी कि स्थिति को बदल दिया। लोगों की आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन वो आंसू आए, लेकिन किसके आए? खुशी के आए। पहले गम के आंसू होते, लेकिन अब वो खुशी के आंसू आए। तो यानी कि स्थिति बदल गई, और स्थिति को बदलना यानी कि हरफनमौला। स्थिति बदलना, रंग बदलना, रंग बदल गया यानी कि बिल्कुल स्थिति बदल गई, रंग बदल गया। नहीं, डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज अगर खड़ा होता तो 16 क्या 26 भी बनाए जाते, 26 भी बन जाते भाई साहब। तो आप समझ गए ना? तो हरफनमौला का मतलब ये हमारी जो स्किन है ना, इसीलिए इसको कहते हैं शरीर का हरफनमौला अंग। यानी कि इसकी स्थिति बदलती रहती है, इसका रंग बदलता रहता है, कभी गोरा तो कभी काला तो कभी सांवला, ये इसके रंग बदलते रहते हैं। तो देखो, चलो तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस स्किन को डिफाइन करेंगे। सेंस ऑर्गन्स में हम आपको पढ़ाएंगे 5 से 6 सेंस ऑर्गन्स पढ़ाएंगे, आपको पूरी की पूरी बोन्स पढ़ाएंगे, आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, आपको आंख के बारे में पढ़ाएंगे, आपको कान के बारे में पढ़ाएंगे, आपको स्किन के बारे में पढ़ाएंगे, और इतने अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे कि आप यकीन मानना मेरी बात को कि अगर सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन बनेगा तो फिर उससे बाहर नहीं जाएगा। एक एक पॉइंट पे बातें करेंगे, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आओ
समझते हैं। जहां पे डर्मेटो वहां पे त्वचा। त्वचा हमने कहा डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ, हमने कहा त्वचा से जुड़ी हुई बातें, स्किन से हमने कहा शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का हरफनमौला अंग। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने जान ली, हरफनमौला को भी हमने समझ लिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं एनजीओ कि जहां जहां एनजीओ, जहां जहां बेटा एनजीओ, जहां कहीं भी मुझे एनजीओ वर्ड लिखा मिल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि जहां एनजीओ वहां, जहां एनजीओ वहां धमनी व सिरा, वहां धमनी व सिरा, धमनी व सिरा रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा, जहां कहीं भी मुझे एनजीओ वर्ड लिखा मिलेगा हम तुरंत जान जाएंगे इसका संबंध किससे होगा, धमनी व सिरा। धमनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और वेंस बोलते हैं सिरा को, सिरा को बोलते हैं वेंस। तो धमनी व सिरा यानी कि क्या हो गया, जहां एनजीओ वहां धमनी व सिरा, क्या हो गया, धमनी व सिरा। ठीक है, चलो देखो एक वर्ड हम लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड हम लोगों ने सुना होगा एंजियोप्लास्टी। क्या, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। एक वर्ड हम सब लोगों ने सुना होगा एंजियोप्लास्टी, उसने एंजियोप्लास्टी कराई है। एंजियोप्लास्टी कौन सा व्यक्ति कराता है, एंजियोप्लास्टी कौन सा व्यक्ति कराता है, तो जो व्यक्ति हार्ट अटैक का बीमार, जो व्यक्ति हार्ट अटैक पेशेंट होता है वो क्या कराता है, एंजियोप्लास्टी। हार्ट अटैक कौन सा बेटा, हार्ट अटैक वाला, हार्ट अटैक जिसको आता है ना वो व्यक्ति क्या कराता है, हार्ट अटैक का पेशेंट मरीज यानी कि मरीज क्या कराता है, हार्ट अटैक वाला मरीज क्या कराता है बेटा, एंजियोप्लास्टी कराता है। क्या कराता है, एनजीओ। तो देखो एनजीओ लिखा हमें मिला, हमें पता चल गया एनजीओ लिखा हमें मिला, हम समझ गए बेटा कि जहां एनजीओ लिखा है वो संबंध किससे होगा, धमनी व सिरा से। और हार्ट अटैक इंसान को कैसे होता है, आओ थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक इंसान को कैसे होता है, तो कहते हैं ना हार्ट अटैक उस इंसान को होता है जो अत्यधिक मात्रा में संतृप्त वसा का, बहुत अधिक मात्रा में, वसा टू टाइप्स की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमने कहा सैचुरेटेड वसा कौन होती है, जो वसा जम जाए वो सैचुरेटेड होती हैं, जो ना जमे वो अनसैचुरेटेड होती हैं। तो हमने कहा अत्यधिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में आप लोग संतृप्त वसा का यूजेस करोगे तो आपको क्या होगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाएगी। और हार्ट अटैक की बीमारी का रीजंस क्या होता है, जब आप बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसा, जब आप बहुत अधिक मात्रा में रिफाइंड डालडा जैसे प्रोडक्ट खाओगे तो जाहिर सी बात है संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है जमना। ये हमारी बॉडी के अंदर कहां, धमनी व सिरा में जम जाएंगे। और धमनी व सिरा का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना। जब ये वहां पे जाके जम जाएंगे तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो हमारा ब्लड का परिवहन रुक जाएगा, और जब ब्लड का परिवहन रुक जाएगा तो हमारे धमनी व सिरा में क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वहां पे छिद्र हो जाएगा। और छिद्र होना ही क्या होता है, हार्ट अटैक की बीमारी का सिम्टम्स होता है। किसका, हार्ट अटैक का। तो इंसान कब एंजियोप्लास्टी कराता है, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है। ठीक है, तो देखो जहां पे धमनी व सिरा में छिद्र यानी कि एंजियो, एंजियो का मतलब धमनी व सिरा, और धमनी व सिरा यानी कि किस इंसान जब छिद्र होता है तो उसको क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। तो पढ़ाएंगे वसा भी आगे पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल में हमें पता चला कि जहां एंजियो वहां धमनी व सिरा। एंजियोप्लास्टी इंसान कौन कराता है, जिस इंसान को हार्ट अटैक होता है, जिस इंसान को हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। देखो कीमोथेरेपी कौन कराता है, कीमोथेरेपी बताओ मुझे कौन कराता है, कीमोथेरेपी। सबने नाम सुना होगा, सबने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी। देखो डॉक्टर बना रहे हैं आपको, हमने कहा था कि अगर आप पूरी साइंस पढ़ लोगे तो 25% तो आप जानने लगोगे। एंजियोप्लास्टी कौन कराएगा, हार्ट अटैक वाला बीमार। हार्ट अटैक किसको होता है, जो संतृप्त वसा खाता है, जिसकी बॉडी में रिफाइंड और डालडा जैसे ऑयल्स का जमाव हो जाता है। तो देखो एंजियोप्लास्टी, एक वर्ड और आ गया कीमोथेरेपी। ये भी हम लोग जानते हैं कैंसर के पेशेंट पे क्या होती है, कीमोथेरेपी। कैंसर मरीज है ना, कैंसर के मरीज क्या कराते हैं बेटा, कीमोथेरेपी। सबने सुना होगा कैंसर के मरीज क्या कराते हैं, कीमोथेरेपी। हार्ट अटैक के मरीज क्या कराते हैं,
एंजियोप्लास्टी। ब्लड कैंसर कैसे होता है? डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पे ब्लड कैंसर होता है। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हार्ट के डॉक्टर होते हैं। गायनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? महिलाओं के डॉक्टर होते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी बहुत चीजें जानते चले जा रहे हैं और ये सारी चीजें हमारे काम की हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? यानी कि उसकी धमनी और सिरा में क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया। उसकी धमनी और सिरा में क्या हो गया बेटा? ब्लॉकेज हो गया। उसकी धमनी और सिरा में क्या हो गया बेटा? ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज मतलब छिद्र, ब्लॉकेज मतलब छिद्र हो गया। उसकी धमनी और सिरा में क्या हो गया? छिद्र हो गया, यानी छिद्र हो गया, फट गई, तो हमें क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो जहां जहां एनजीओ वहां वहां धमनी व सिरा। चलो नेक्स्ट डालते हैं बेटा हिमैट। नेक्स्ट डालते हैं हिमैट। हिमैट का मतलब क्या होता है? हिमैट का मतलब क्या होता है? जहां हिमैट वहां रक्त, वहां रक्त। जहां जहां हिमैट वहां बेटा वहां क्या होता है? रक्त। रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड। इसी को हम लोग कहते हैं रुधिर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रुधिर। और इसी को हम लोग अपनी भाषा में कह देते हैं खून। क्या कह देते हैं? खून। तो सब कुछ एक ही है, चाहे रक्त बोले, चाहे ब्लड बोले, चाहे रुधिर बोले, चाहे खून बोले। तो जहां कहीं भी मुझे हिमैट वर्ड लिखा मिलेगा, हम तुरंत समझ जाएंगे बेटा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसका संबंध भैया ने बताया कि जहां हिमैट वहां रक्त, वहां रक्त, वहां रुधिर, वहां खून, वहां ब्लड। तो अब अगर कोई पूछ दे कि बताओ हिमेटोलॉजी के अंतर्गत, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो हमने कहा हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं बेटा? रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। देखो एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड हमने आपको बताया है पहले क्लास में या दूसरी क्लास में, हिपैट। और हिपैट का मतलब होता है यकृत। हिपैट का मतलब क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। यकृत बोले तो लीवर, यकृत बोले तो लीवर। लेकिन यहां हिपैट और हिमैट एक वर्ड, एक डिजिट का अंतर है। उस डिजिट को आप लोग पहचान लेना। यहां पे एम है और यहां पे पी है। ठीक है, तो हिपैट होगा तो यकृत होगा और हिमैट होगा तो रक्त होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, ये बहुत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो जहां हिपैट होगा वहां यकृत होगा, जहां हिमैट होगा वहां रक्त होगा। और हिमेटोलॉजी, अब देखो हिमेटोलॉजी हमें ये मिल गया, हमें पता है हिमेटो का मतलब रक्त होता है, हमने भैया ने बताया हिमैट का मतलब रक्त, तो ये मुझे मिल गया हिमैट, इतना इतना मुझे हिमैट मिल गया। अब हमें पता चल गया ये रक्त है, बाकी हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको भी कवर कर लिया, जहां हिमैट वहां रक्त, जहां हिपैट वहां यकृत। ठीक है, चलो आओ अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अब एक और इसी में लिखते हैं कैरियो। क्या बेटा? कैरियो। कैरियो वर्ड भी हम लोग इसी को यहीं पे लिख लेंगे, कार्यो। कैरियो का मतलब क्या होता है? देखो कैरियो का मतलब क्या होता है, आओ इसे समझते हैं। देखो कैरियो का मतलब क्या होता है, जहां कैरियो लिखा होगा उसका सीधा सा संबंध बेटा किससे होगा? उसका सीधा सा संबंध होगा केंद्रक से। किससे बेटा? केंद्रक से। केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। कि जहां जहां मुझे कैरियो वर्ड लिखा मिला, हम समझ गए कि इसका संबंध सीधा सा किससे है बेटा? इसका संबंध सीधा सा किससे है? बोलो किससे है? केंद्रक से है। अब अगर लिख के आ जाए कि कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, बताओ कौन नहीं बता पाएगा? हमें लगता है ओवरऑल जितना बच्चा हमसे पढ़ रहा है सब बता ले जाएगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ पढ़ाई ही नहीं है। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ ये बताया है कि चीजों को जोड़ना, चीजों को निकालना सीख जाओ। हर पॉइंट में हमने बताया है कि आप सिर्फ उस वर्ड को पकड़ो और उससे जुड़ी हुई बात को पकड़ो। ये मिल गया मुझे कैरियो लिखा हुआ, क्या मिल गया? ये मिल गया मुझे कैरियो लिखा हुआ, इतना बस दुनियादारी खत्म। क्योंकि हमें पता है कि भैया ने बताया कैरियो का मतलब केंद्रक, तो यानी कि ये कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का
अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हमने कैरियो भी पढ़ लिया। कैरियो का मतलब केंद्रक, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस। हमने कहा कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो हमने कहा कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो हमने कहा कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का अध्ययन करते हैं। केंद्रक का अध्ययन करते हैं। तो यहां से हमारे देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मेरे साथ साथ रिकॉल करना। देखो जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक। कैरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? केंद्रक का अध्ययन। चलो इसके बाद आओ, देखो ये हो गया कैरियो। फिर आओ, हमने कहा जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत। ये हम लोग पिछली क्लास का पढ़ चुके हैं। हमने कहा जहां जहां हिमैट वहां वहां रक्त। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन। हमने कहा चलो एनजीओ, जहां जहां एनजीओ वहां वहां धमनी व सिरा। हमने कहा एंजियोप्लास्टी कौन कराएगा? जिसको हार्ट अटैक जैसी बीमारी होती है वो क्या कराता है? एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? हार्ट अटैक की बीमारी में धमनी व सिरा में ब्लॉकेज हो जाते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी कौन कराता है? कैंसर वाला पेशेंट कराता है। ठीक है। चलो हमने कहा जहां जहां डर्मेटो वहां वहां त्वचा। हमने कहा त्वचा बोले तो डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। चर्म का मतलब स्किन। स्किन में चर्म रोग कहां पे होता है? स्किन में होने वाली बीमारी है। कहां पे? स्किन में होने वाली बीमारी है। स्किन में होने वाली बीमारी है। स्किन में होने वाली बीमारी होती है। ठीक है। स्किन में होने वाली बीमारी है कौन सी? चर्म रोग विशेषज्ञ। ठीक है। तो चर्म रोग विशेषज्ञ कौन हो गए? डर्मेटोलॉजिस्ट। हमने त्वचा से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई दो बातें बता दी। हमने कहा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, हमने कहा शरीर का हरफन मौला अंग होता है। हमने हरफन मौला को भी डिफाइन कर दिया। हमने हरफन मौला को भी डिफाइन कर दिया, स्थिति बदलना, रंग बदलना। ठीक है। चलो इसके बाद हमने कहा हिस्टो। हिस्टो का मतलब ऊतक, यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने जाना सिस्मो। सिस्मो का मतलब कंपन। हमने कहा सिस्मोग्राफ के अंतर्गत हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है सिस्मो। फिर हमने जाना इसके बाद में राइनो। हमने कहा राइनो का मतलब नाक। हमने कहा राइनो वायरस मिल गया तो नाक में जुकाम होने वाला, ये जुकाम में सहायक वायरस होता है कौन? राइनो वायरस। फिर चलो हमने इसके बाद में फिर हमने कौन सा पढ़ा बेटा? गाइनो। हमने कहा गाइनो का मतलब फीमेल। फीमेल बोले तो महिला। हमने कहा गाइनो का मतलब फीमेल। फीमेल बोले तो महिला। हमने कहा गाइनोसियम लिख के आ जाए, हमें पता है पुष्प का मादा जनन, और मादा मतलब महिला, और महिला मतलब गाइनो, और गाइनोसियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जायांग। ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा जहां जहां एंड्रो। जहां जहां एंड्रो। जहां जहां एंड्रो। हमने कहा एंड्रो बोले तो मेल, बोले तो पुरुष, मत बोले तो नर। हमने कहा एंड्रोजन पुष्प में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन्स होता है। हमने कहा इसी का दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। हमने कहा एंड्रोसियम पुष्प में पाया जाने वाला नर जनन अंग। नर बोले तो पुरुष, पुरुष बोले तो एंड्रो। एंड्रो को हम, एंड्रोसियम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुमंग। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा पायरो। हमने कहा पायरो का मतलब होता है वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि अत्यधिक तापमान। हमने कहा पायरोमीटर का मतलब अत्यधिक तापमान मापने का यंत्र होता है कौन? पायरोमीटर। अब हमने कहा पायरेक्स कांच, ये रसायन विज्ञान में प्रयोग होने वाला कांच होता है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है बेटा? थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलो और हमने कहा अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है इसके अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद में फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा देखो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया क्रायो। किसको पढ़ना स्टार्ट किया? क्रायो। हमने कहा क्रायो क्या है? तो हमने कहा क्रायो, क्रायो का मतलब अति न्यून तापमान। हमने कहा वेरी लो टेम्परेचर। हमने कहा क्रायोजेनिक्स अति न्यून तापमान में काम करता है कौन? क्रायोजेनिक्स। हमने कहा क्रायोजेनिक्स ये चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, देखो ये हमारे साइंस का पोर्शन नहीं है लेकिन हम आपको जोड़ के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा इसी चंद्रयान 3 का, और ये काम की चीज है, कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, चंद्रयान 3 का दूसरा नाम क्या था? रॉकेट्स का नाम क्या था? हमने कहा एलवीएम, एलवीएम 3 M4 ये रॉकेट का नाम था। हमने कहा इसी का दूसरा नाम क्या रखा गया था? बाहुबली। और बाहुबली से हम लोगों को एक पॉइंट और याद आ गया, चलो यहीं पे लिख लेते हैं कि बाहुबली फिल्म के निर्देशक कौन है? बाहुबली फिल्म के निर्देशक,
बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बाहुबली फिल्म के निर्देशक बोले तो डायरेक्टर कौन है? एस एस राजामौली। कौन है बेटा? एस एस राजामौली। लिख लेना, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपसे, एस एस राजामौली क्या है? बाहुबली फिल्म के निर्देशक हैं। फिर हमने कहा ये एक क्रायोजेनिक्स इंजन है, एक प्रकार का इंजन है जो बहुत कम मात्रा में फ्यूल की खपत करता है। इस इंजन का नाम है क्या? C25। C25। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज काफी कुछ पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी यहीं से हमारा खत्म होता है बेटा। तो अब हमें बहुत अच्छे से, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर हो रही होंगी। तो देखो 3 क्लासेस हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर की हैं और तीनों क्लासेस हमारी आगे चल के साइंस में इतना वेटेज देने वाली हैं, ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा बाद में। तो इस तरीके से आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई सभी लोग करिएगा। देखो पढ़ाई के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, तो रेगुलरिटी से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये आपकी काम की चीज है और आपको बहुत बेनिफिट्स देगी। देखो आप, सीधी सी बात है, अगर आप सफल हो जाओगे, अगर आप सफल नहीं हुए तो समझ जाना आपके साथ कौन होगा। अगर सफल ना हुए तो सिर्फ आपके साथ ताना होगा। कौन होगा? ताना होगा। सफल ना हुए तो लोगों का सिर्फ ताना होगा, और अगर सफल हो जाओगे तो आपके साथ पूरा का पूरा जमाना होगा, पूरा का पूरा जमाना होगा। तो आप डिसाइड आपको करना है कि आपको लोगों की ताने सुनने हैं या अपने साथ पूरे जमाने को चलाना है। ये डिसाइड किसको करना है? आपको करना है। तो पूरे जमाने को चलाओ अपने साथ। जो आपसे बैर मानते हैं, जो आपसे दुश्मनी मानते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब पाके उनको अपने साथ चलाओ, ताकि उनका जो अहम ईगो है ना वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, रेगुलरिटी बेस पे पढ़ाई करिए, एकदम डे बाय डे छोटे छोटे स्टेप के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करिए और रेगुलरिटी कीजिए। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी से पढ़ाई सभी लोग करिएगा। और जाते जाते आपको हम यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक लाइक करिएगा और एक कमेंट जरूर डालिएगा। ध्यान करके कमेंट डालिएगा, क्योंकि एक टीचर्स का मोटिवेशन कमेंट से होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।